ठीक है। तो ये आपकी जो है ना, ये जो पीक आती है एकदम से, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी ईयर होगा, दैट मीन कि यहाँ पर आपका कोई ना कोई एक मूवमेंट आई है ऐसी जो कि जिसने बिल्कुल टोटली जो है वो चेंज जो है वो उसके अंदर कर दिया है। जैसे कोई फ्लड आ गया या कोई अर्थक्वेक आ गया है, ठीक है। दिस इज़ एन इरेगुलर मूवमेंट। ये जो पीक आपकी एकदम से आ रही है, दिस इज़ बिकॉज सम इवेंट जो कि आपका उस नेचर की वजह से जो, या कोई चांस इवेंट जो है वो आपका कर हुआ है, जैसे कोई वार आ गई है या कोई स्ट्राइक आ गई है, कोई एक्सीडेंट आ गया है या अर्थक्वेक या फ्लड, ठीक है। तो ये जो इरेगुलर मूवमेंट है ये बहुत आसानी से जो है वो आपकी हाईलाइट हो जाती है टाइम सीरीज़ के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि एक टाइम सीरीज़ 4 कंपोनेंट से मिलकर बन रही है। इसमें ट्रेंड भी है, इसमें साइकिल भी है, आपको नज़र आ रहा है, इसमें सीजनल मूवमेंट भी है जो आपको नज़र आ रही है एक साल के अंदर अंदर, ठीक है, रिपीट होती हैं सेम इंटेंसिटी के साथ या डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के साथ भी, और इरेगुलर मूवमेंट में। तो एक टाइम सीरीज़ इन 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। सो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि हमने एक तो इन मूवमेंट को डिस्क्राइब करना है, इन मूवमेंट्स को, इन कंपोनेंट्स को मेजर करना है, और इन कंपोनेंट्स को आइसोलेट करना है, यानी टाइम सीरीज से इन तमाम कंपोनेंट्स को बाहर निकालना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये देखें, ये भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, इसमें साइकिल है, इसमें सीजनल है, लेकिन देखें इसके अंदर आपका इरेगुलर नहीं है। लेकिन अगर कोई पीक आ जाती है, जैसे मैं यहाँ पे एक पीक शो कर दूँ, तो इसका मतलब है कि इसमें इरेगुलर मूवमेंट भी जो है वो इंक्लूड हो गई है। अब जो इसमें कंपोनेंट्स हैं, जो आपका ट्रेंड है उसको हम सेकुलर ट्रेंड जो है उसको हम ट्रेंड नॉर्मली कहते हैं, उसको हम कैपिटल टी के साथ, जो साइक्लिकल ट्रेंड है उसको हम सी के साथ, जो सीजनल है उसको एस के साथ, और इरेगुलर को आई के साथ जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सो दो तरह के आपके पास मॉडल्स हैं टाइम सीरीज के। या तो आपका जो कंपोनेंट्स हैं वो आपका मल्टीप्लिकेटिव लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, या फिर आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके एडिटिव लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं तो वाई इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द टाइम सीरीज। वाई क्या है? आपकी वैल्यू है टाइम सीरीज की, कोई भी वैल्यू वाइज जो है वो टाइम सीरीज की कोई भी वैल्यू को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है टाइम सीरीज के अंदर जो भी एक वैल्यू आपको गिवन है वो इन तमाम 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। या तो वो मल्टीप्लिकेटिव लॉ को फॉलो कर रही है, तो कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय, या फिर वो जो वाई वैल्यू है आपकी टाइम सीरीज की, जो वैल्यू है वो आपकी इन तमाम 4 कंपोनेंट्स को ऐड करके जो है वो बनती है, या एडिटिव लॉ को फॉलो कर रही है, मीन्स ट्रेंड प्लस का साइकिल प्लस सीजनल प्लस इरेगुलर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपका इस्तेमाल होता है, जो मॉडल यूज़ होता है, दैट इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। सो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली टाइम सीरीज़ को डीकम्पोज करते हैं। जो मैं कह रही हूँ ना कि हमने तमाम कंपोनेंट्स को क्या करना है, डिस्क्राइब भी करना है, मेजर भी करना है, और आइसोलेट करना है। सो आइसोलेशन इज़ बेसिकली डीकम्पोजिशन, यानी आपने डीकम्पोज करना है। इस जो आपकी एक टाइम सीरीज़ है, जो टाइम सीरीज की वैल्यू इन तमाम 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, तो हम डीकम्पोज कैसे करेंगे? हम इसमें से ट्रेंड को एलिमिनेट कर दें, बाहर निकाल लें, हम साइक्लिकल कंपोनेंट को अलग से मेजर करके बाहर निकाल लें, हम सीजनल कंपोनेंट को अलग कर लें, और हम इरेगुलर कंपोनेंट को बाहर निकाल लें। तो दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन, ठीक है। या इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स, अगर हम सेपरेटली इन फैक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करें, ट्रेंड को, साइकिल को, सीजनल को, इरेगुलर को, तो हम उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ द टाइम सीरीज इनटू द बेसिक कंपोनेंट। हमने इनके बेसिक कंपोनेंट में उसको डीकम्पोज कर दिया। तो अभी फिलहाल जो आपका जो टॉपिक है या जो आपका चैप्टर है, उसके अंदर हमने सिर्फ जो है वो मेजरमेंट करनी है सेकुलर ट्रेंड की। हमने साइक्लिकल, सीजनल और इरेगुलर कंपोनेंट को मेजर नहीं करना, ठीक है। हमारा जो इस वक्त काम है आपके जितना आपका सेकेंड ईयर में कवर हो रहा है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड। आपने सिर्फ सेकुलर ट्रेंड को मेजर करना है और एलिमिनेट करना है। तो ट्रेंड को मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। जो सेकुलर ट्रेंड है इसको मेजर करने का पहला मेथड है फ्री हैंड कर्व मेथड, दूसरा है मेथड ऑफ सेमी एवरेज, तीसरा है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, और चौथा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो ये जो पहला वाला है मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व वाला, ये आपका इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आपने 3 मेथड्स करने हैं, मेथड ऑफ सेमी एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। किस चीज़ के मेथड हैं? सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने के। दे आर ऑल 3 मेथड्स, 4 मेथड्स ऑफ मेजरिंग द सेकुलर ट्रेंड, और 4 में से हम 3 पढ़ेंगे आप, ठीक है। सो जो पहला मेथड है दैट इज मेथड ऑफ सेमी एवरेज, और इसमें हम क्या करेंगे कि हम पूरे डाटा, सेमी एवरेज का क्या मतलब होता है? सेमी का मतलब आधा, और एवरेज का मतलब आपने एवरेज निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपको ये डाटा गिवन है, ठीक है, तो क्या है, यूज द सेमी एवरेज मेथड टू फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान फॉर द ईयर्स 1959 to 1960 एंड 1968 to 1969, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि आपको सेमी एवरेज मेथड, उसने मेंशन कर दिया कि आपने सेमी एवरेज मेथड के जरिए
लिए जो है वो ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड करना है या मेजर करना है, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये डाटा गिवन है, ईयर्स हैं और पर कैपिटा इनकम है। अब जब आप सेमी एवरेज करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले पूरे डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। यू हैव टू डिवाइड इनटू द 2 सीरीज, 2 पार्ट्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो टोटल ईयर्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल है हमारे पास। तो 10 इक्वल पार्ट्स को आप 10 को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इक्वली, यानी 5 जो है वो ऊपर चले गए साल और 5 जो है वो नीचे आ गए, ठीक है। अब तो जो इवन नंबर्स हैं उनको इक्वली डिवाइड करना आसान है, ठीक है ना। जैसे अगर 10 साल हैं तो इक्वली डिवाइड हो गया 5 5, 12 साल हैं, लेट सपोज 12 होते हैं यहाँ पे तो 6 और 6 डिवाइड हो जाता, 8 होते तो 4 और 4 डिवाइड हो जाता, ठीक है। इवन नंबर्स को इक्वली डिवाइड करना ईजी है। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स ऑड आ जाते हैं, लेट सपोज आपके पास 11 आ जाते हैं, तो फिर तो इक्वल डिवीजन पॉसिबल नहीं है, 6 ऊपर या 5 नीचे या 5 ऊपर या 6 नीचे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम मिडिल वैल्यू को स्किप कर देते हैं, यानी आपने सेंटर की वैल्यू को स्किप कर देना। अगर लेट सपोज यहाँ पे 11 ईयर्स होते हैं और यहाँ पे भी 1 साल और यहाँ कोई वैल्यू गिवन होती, तो मैं सेंटर की वैल्यू को स्किप कर देती, 5 ऊपर ले लेती और 5 नीचे ले लेती, और सेंटर की वैल्यू ना ये ऊपर वाले में शामिल होती ना नीचे वाले में शामिल होती, ठीक है। व्हाट माय पॉइंट। तो अब आपने ये चीज़ नोट करनी है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स इवन है तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, और अगर आपके नंबर ऑफ ईयर्स ऑड है तो आपने सेंटर की वैल्यू को स्किप करके ऊपर की वैल्यूज़ को और नीचे की वैल्यूज़ को जो है वो कंबाइन कर लेना है, मतलब एक ग्रुप बना लेना है उसका। इस तरीके से आपने ब्रेसेस जो है उसकी गिर्द बना लेनी है, ठीक है। लेट सपोज अगर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 9 है, तो अब आप किस तरह से डिवीजन करेंगे, इक्वल डिवीजन तो नहीं हो सकती, 4 5 के 5 4 के, तो फिर आप क्या करेंगे, 4 ऊपर वाले लेंगे, 4 नीचे वाले लेंगे, और सेंटर की वैल्यू जो होगी वो आप स्किप कर देंगे। स्किप का मतलब ये कि ना ऊपर वाले में शामिल करेंगे, रहेगी वहीं पे। जैसे अगर यहाँ पर ये होता आपके पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके ईयर्स हैं। तो मैं अगर इस तरह से करती तो ये आपका पहले 4 साल आते, ये मैं यहीं पे रहने देती और अगले 4 का एक ग्रुप बना लेती, तो ये आपके 2 जो है वो ग्रुप्स बन गए, ठीक है। और अगर आपके इवन है तो आप इक्वली जो है उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। अब आपने क्या किया कि आपने जो 2 ग्रुपिंग की है, पहला अगर आपने ग्रुप बना लिया और फिर दूसरा आपने ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब आपने इसका सेंटर लेना है। जैसे यहाँ जो सेंटर बन रहा है वो आप देखें, जो पहला ग्रुप बना है उसका भी आपने सेंटर देखना है। अब 5 वैल्यूज़ है, 5 वैल्यूज़ का सेंटर 3rd के सामने बनता है, तो देखें वहीं पर आपने इसकी जो है वो बनानी है। अच्छा, ये जो केस था ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, बहरहाल आप इसमें देख लें कि अगर मैं इसका सेंटर देखूँ ना 3 के सामने बन रहा है, अगर ये 4 वैल्यूज़ हैं तो आपका सेंटर कहाँ बनेगा, ये बनेगा 2 और 3 के दरमियान में। तो जब आप बनाएंगे ना इसको तो ये बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे ये आपका बनेगा, यहाँ सेंटर आपके पास आएगा, ठीक है। इसका सेंटर जो आपका आ रहा है वो किसके दरमियान आ रहा है, 7 से 8 के दरमियान आ रहा है। तो इस चीज़ को आपने नोट करना है कि आपने जो है वो इक्वल डिवीजन करी, और इक्वल डिवीजन करने के बाद जो एक ग्रुप में वैल्यूज़ बन रही हैं उसका आपने सेमी टोटल, क्या हेडिंग देंगे आप, सेमी टोटल, आपने उसका टोटल करना है और उसके बिल्कुल सेंटर की वैल्यू के सामने लिखना है। या तो आपके बिल्कुल साल के सामने आ जाएगी या फिर साल के सामने नहीं आएगी तो 2 सालों के दरमियान में आएगी, जैसे यहाँ पर आ रही है। अगर ऐसा केस होता तो फिर मैं इन तमाम, जैसे लेट सपोज ये आपके पास ईयर्स है और यहाँ पे आपके पास जो है वो मैं छोटी सी वैल्यूज़ ले रही हूँ 101 102 103 104। तो मैं जब इनका टोटल लेती ना तो मैं इनका टोटल कहाँ लिखती, यहाँ लिखती, बिल्कुल सेंटर में यहाँ लिखती मैं, ठीक है। इधर लिखूंगी ना, इसके सामने आएगा ना इसके सामने आएगा। बहरहाल ये केस हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल जो आपका केस है इसमें एक तो इक्वल डिवीजन हो रही है 5 5, और दूसरा ये कि 5 का जो सेंटर बन रहा है वो भी बिल्कुल साल के सामने बन रहा है, जो कि 1961 से 62 के दरमियान है, जो कि है आपका 1680। फिर जब मैंने इसका सेंटर लिया, ये 5 साल है और उनका सेंटर बन रहा है ये 1966 के सामने और 67 के सामने, और इसके सामने मैंने टोटल लिख दिया 1930। तो आपने टोटल जो है सेमी टोटल वो सेंटर में लिखना है, बिल्कुल सेंटर में, ये नहीं कि इसके सामने लिख दें, इसके सामने जहाँ मर्जी लिख दें, सेंटर के सामने लिखना है। गॉट इट। तो ये आपका है जो कॉलम है टाइप, ये बन गया सेमी टोटल का। उसके बाद जो अगला कॉलम बनेगा वो बनेगा सेमी एवरेज का। तो एवरेज आप कैसे निकालेंगे, आपने कितने सालों का ये टोटल किया था, 5 साल का ना, 5 साल थे आपके पास, तो आपने सेमी एवरेज कैसे निकालना है कि इस टोटल को आपने 5 के ऊपर डिवाइड कर देना। अगर आपके पास 4 साल का होगा तो आप टोटल को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो सेमी एवरेज निकल आएगा। तो इसको जब आपने डिवाइड, उसी के बिल्कुल सामने आपने सेमी एवरेज भी लिखना है। आपने जो सेमी टोटल निकाला है उसको आपने नंबर ऑफ ईयर्स पे डिवाइड किया और ये आपके पास सेमी एवरेज निकल आया। ये आपका सेमी टोटल है और आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5, आपने इसके ऊपर डिवाइड किया और ये आपका सेमी टोटल, सेमी एवरेज जो है वो निकल आया। तो एक कॉलम आपका सेमी टोटल का बन गया और एक कॉलम आपका सेमी एवरेज का बन गया।